नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हमारे साथ है डॉक्टर विकास गुप्ता सर, जो कि स्पेशलिस्ट हैं एनोरेक्टल सर्जरी के और जितने भी गुद के बीमारियां होती हैं उनके। तो आज हम जानेंगे जो आम इंसानों में प्रॉब्लम्स होते हैं, जो जनरली उनके आहार विहार के प्रॉपर ना होने की वजह से होते हैं, पाइल्स, फिस्टुला। तो आज हम जानेंगे सर से कि सर पाइल्स है क्या, होता क्यों है, और भगंदर जिसे हम फिस्टुला कहते हैं वो क्या, और दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो सर सबसे पहले बताइए सर, आपकी अर्श जिसे हम पाइल्स कहते हैं वो क्या होता है और क्यों होता है। डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने हमें आज अपने सेशन में बुलाया। अगर हम बात करते हैं अर्श की, अर्श यानी कि पाइल्स या जिसको लोग बवासीर भी कहते हैं। सबसे पहले आपने पूछा कि ये होता क्या है। देखिए, इसके अंदर लक्षणों की अगर बात करें तो लक्षणों के अंदर मरीज को जो महसूस होता है, सबसे पहला लक्षण होता है कब्जी। कब्ज होने के साथ में बवासीर भी होती है और कब्जी होने से बवासीर पैदा होती है, दोनों ही आपस में जुड़े हुए हैं। पेशेंट को अनायास गैस बनना, पेट का फूल जाना, भोजन का ना पचना, शरीर का कमजोर होना, ये कुछ कॉमन लक्षण हैं। इनके साथ में गुदा मार्ग पे जो देखने में लक्षण होते हैं वह होते हैं, अगर वो शुरुआती दौर का मस्सा है तो कभी कभार खून आ जाएगा। अगर आप बाहर का कोई भोजन खा ले, मिर्ची ज्यादा ले ले, मसाला ज्यादा ले ले तो आ जाता है। अगर वो सेकेंड डिग्री पाइल्स है तो जोर लगाने पर सूजन जैसी महसूस होती है। लगभग लोग क्या करते हैं, लैट्रिन में कब्जी की वजह से जोर लगाते हैं तो मस्से फूल जाते हैं। ये मस्से तब तक खुले रहते हैं जब तक हम लैट्रिन धोते नहीं है। जैसे आप लैट्रिन धो लेते हैं ये मस्से तुरंत अंदर चले जाते हैं। इन मस्सों में कभी कभी खून आता है, और खून कैसा आता है, जो लैट्रिन के साथ मिक्स होके आता है। और इन मस्सों में हम ये भी देखते हैं कि कभी कभी मरीज का हीमोग्लोबिन भी रेगुलर ब्लीडिंग से कम हो जाता है। ये खून लगभग पिचकारी की तरह आता है, बूंद बूंद करके नहीं आता। अगर हम थर्ड डिग्री पाइल्स की बात करें तो मरीजों के अंदर ऐसे मस्से जो लैट्रिन करते वक्त बाहर तो आ जाते हैं, परंतु उंगली से अंदर करने पड़ते हैं। इन मस्सों में रिसाव आना, खून आना, लैट्रिन का फंस जाना और रुकावट होने की वजह से गुदा मार्ग पे दर्द पैदा हो जाना। कभी कभी ये दर्द इंसान के पोते तक और रीढ़ की हड्डी तक भी जाता है। अगर हम बात करें कि 4th डिग्री पाइल्स कौन से होते हैं, जो पूरी लैट्रिन के रास्ते को बंद कर देते हैं। अब ना तो लैट्रिन निकल पाती है, ना ही हवा पास हो पाती है। ऐसे मरीज को बैठते, उठते, चलते वक्त ये मस्से चुभते हैं क्योंकि अंदर नहीं जाते हैं। इनमें निरंतर दर्द रहता है, ये सड़ना शुरू कर देते हैं। ये मस्सों के कॉमन प्रकार हैं। इसी प्रकार मरीज को खुजली होना, मरीज को जलन होना, ये भी बवासीर के अंदर मरीजों को देखा जाता है। अगला प्रश्न आपने पूछा कि ये होता क्यों है। देखिए, होने की अगर हम बात करें तो आज का जो जीवन शैली है ये सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि रेगुलर एक्सरसाइज ना करना, अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग ना होना। बहुत से लोग क्या करते हैं, नाश्ता खाते हैं बहुत कम और डिनर खाते हैं बहुत ज्यादा। खाना खाने के तुरंत बाद सो जाते हैं, वह भोजन पचता नहीं है, आंतों में पड़ा रहता है, और जब वो आंतों में पड़ा रहता है, जब लैट्रिन तक पहुंचता है तो वो सख्त हो चुका होता है। उसके ऊपर साथ में लोग पानी की मात्रा बड़ी कम लेते हैं। भोजन तो कर लिया, लेकिन उनको पानी जितना लेना चाहिए उतना नहीं लेते। घूट घूट करके पानी पीना चाहिए। उसके अलावा चाय का सेवन बहुत ज्यादा करते हैं, कॉफी का सेवन बहुत ज्यादा करते हैं, डाइट के अंदर सलाद को अवॉइड करते हैं। ऐसे लोग, जो लोग लैट्रिन के अंदर या तो मोबाइल देखते हैं या अखबार पढ़ते हैं। आजकल की जनरेशन क्या करती है, अपना ट्विटर के ऊपर कोई ट्वीट डालनी हो या इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट डालनी हो, वो लैट्रिन में बैठ के डालते हैं। उससे क्या होता है कि उससे आपका जो फुल कंसंट्रेशन मल के निकलने में होना चाहिए, उसका आधा कंसंट्रेशन चला जाता है आईज के द्वारा आपके मोबाइल पर, जिससे इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन होता है, जो पाइल्स को उत्पन्न करता है। लॉन्ग ट्रैवल करना, उसके साथ में ऐसा भोजन जिसके अंदर नॉनवेज हो, फास्ट फूड हो, बेकरी प्रोडक्ट्स हो, और भोजन के अंदर आप स्पाइसेस का बहुत ज्यादा प्रयोग करते हो। फीमेल्स पोस्ट डिलीवरी ऐसा बहुत ज्यादा पाया जाता है, या ऐसी फीमेल्स जिन्हें कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स रेगुलर बेसिस पे लिए हैं, उनमें भी हम पाते हैं कि पाइल्स जैसी समस्या आती है। पाइल्स और फिशर और फिस्टुला, जो आपने अगला सवाल पूछा कि इनके डिफरेंस कैसे करें। देखिए, पाइल्स में मस्सा होता है, खूनी और बादी, लोकल भाषा में कहा जाता है खूनी और बादी।
बादी और खूनी में सिर्फ एक स्टेज का फर्क है कि आपका मस्सा फट गया। जब तक नहीं फटा वो बादी है, और जब तक फट गया वो खूनी है। फिशर में क्या होता है, लैट्रिन के रास्ते में कट लग जाता है जब हम बहुत ज्यादा जोर लगाते हैं। आज की डेट में जीवन शैली में ऑफिस भागने की जल्दी सबको है। मल को अपने आप निकलने देने की बजाय हम प्रेशर जनरेट करते हैं कि पॉटी निकल जाए। वेस्टर्न टॉयलेट को यूज करते हैं, और वेस्टर्न टॉयलेट में लिथोटमी, अगर हम बोले कि प्रॉपर लिथोटमी के हिसाब से जो बेंडिंग पोजीशन बननी चाहिए या स्क्वेंटिंग पोजीशन बननी चाहिए, वह पोजीशन ना बन पाने की वजह से जोर लगाना पड़ता है। उस जोर से लैट्रिन का रास्ता कट जाता है और फट जाता है। वो कट क्या करता है, दर्द, खून, जलन और खुजली लेके आता है। लैट्रिन के रास्ते में कट लग जाना फिशर है। अब लैट्रिन के रास्ते में एक ही जगह पर बार बार फुंसी निकलना, बार बार फोड़ा निकलना, फोड़ा ठीक हो जाना, उसके बाद फिर निकलना। वह फोड़ा गुदा मार्ग के अंदर और बाहर दोनों जगह अपना मुंह खोल के रखता है। ये जो दोनों जगह उसका मुंह खुला होता है, इसी को हम भगंदर कहते हैं। क्या लगभग फोड़े भगंदर बन सकते हैं? जी। गुदा मार्ग के आसपास पड़ा हुआ कोई भी फोड़ा जिसका मुंह बाहर की तरफ मवाद नहीं निकाल पाया, वह अंदर की तरफ जाएगा और भगंदर का रूप धारण कर लेगा। भगंदर वाले मरीज में बार बार फुंसी होके मवाद आना, उस मवाद के साथ में कभी कभी पानी भी आ सकता है और किसी किसी को अंदर खून भी आता है। ऐसे मुंह कभी एक भी हो सकते हैं, फिर दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, और कई मरीजों में 4 से ज्यादा मुंह भी निकल जाते हैं। तो बवासीर भगंदर में लगभग मरीजों में यह लक्षण देखने को मिलते हैं। यस सर, आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है आयुर्वेदा की जो पुरानी पद्धति है क्षार कर्म। तो क्षार कर्म क्या है सर, इसका अर्श, भगंदर, फिस्टुला इनमें किस तरह से रोल है सर? देखिए, आयुर्वेद में कहा जाता है कि शरीर के अंदर जब आपके गुदा मार्ग के आसपास वायु का प्रकोप हो जाता है, वायु के प्रकोप से गुदा मार्ग पे जब संकुचन हो जाता है, तब वहां से अर्श उत्पन्न होते हैं। अब वायु की उत्पन्नता से क्या होता है कि गुदा मार्ग डिस्टर्ब हो गई है, उसकी मॉर्फोलॉजी बिगड़ गई है, और क्योंकि वहां से मल निकलता है तो मल का पीएच सड़ा हुआ होता है, उसका पीएच यूजुअली कम होता है, स्रोतों अवरोध हो जाता है। इसलिए कोई भी ऐसी दवाई जो एलोपैथ में आती, पहली बात तो पाइल्स की होती नहीं, क्योंकि ऐसी कोई दवाई जिसको आप गूगल पे डॉक्टर ने आपको लिखी, आप नेट पे डाल लीजिए, वो ब्लीडिंग रोकने की तो हो सकती है, दर्द कम करने की तो, लेकिन पाइल्स की दवाई नहीं होती। तो आयुर्वेद में पाइल्स की दवाइयों का वर्णन है, जैसे कि कानकानवटी है, अर्शकुटार रस है, प्राणदा गुटिका है, अशोकनी वटी है, पूर्णवादी मंडूर है, इस प्रकार की दवाइयां हैं। सर, आयुर्वेद में एक पद्धति है क्षार सूत्र, क्षार। तो सर एक बार बताइए, क्षार क्या है, क्षार सूत्र क्या है, और इसका हम अर्श और भगंदर की चिकित्सा में किस प्रकार से प्रयोग करते हैं? देखिए, क्षार सूत्र के बारे में आचार्यों ने या आज की रिसर्च जो कहती है, वो कहती है 98% सक्सेस रेट है। क्षार जो कार्य करता है वो क्या करता है, मॉर्फोलॉजी बदल देता है सेल्स की। ह्यूमन बॉडी अगर हम बात करें तो जहां से मल निकलता है वहां पर एसिडिक नेचर होता है, जिसकी वजह से बॉडी डेफिशिएंट हो जाती है। और आचार्य शिशुक ने इसके बारे में कहा कि जब वायु का प्रकोप होकर गुद्दवली में वायु का संकुचन होता है तो उससे जो अर्श उत्पन्न होते हैं या जो अंकुर उत्पन्न होते हैं उसको हम अर्श कहते हैं। यानी उस जगह की पूरी मॉर्फोलॉजी बदल चुकी है, वहां का पीएच कम हो चुका है। जिस प्रकार हम चर्चा करते हुए कहते हैं कि पेड़ को काट दिया, उसके अंदर दोबारा पत्ते उत्पन्न हो सकते हैं, परंतु उसी पेड़ की जड़ों को जला दिया तो दोबारा वहां पर कोई पैदावार नहीं होती। क्षार वही काम करता है। क्षार जिस जगह टच करता है, क्योंकि उसका पीएच 9 से ऊपर है, 9 से अबव, ह्यूमन बॉडी पीएच है 7.3। क्षार जहां पर टच करेगा, एक्चुअली कोई बर्निंग सेंसेशन नहीं होगी, लेकिन क्षार जहां टच करेगा वहां दोबारा से पाइल्स या फिस्टुला की उत्पत्ति नहीं होती है। दूसरा क्षार सूत्र का जो सबसे बड़ा फायदा है कि क्षार जहां पर टच करता है वहां पर फाइब्रोसिस नहीं होता है। मॉडर्न सर्जरी में फाइब्रोसिस होता है, रास्ता सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है, लेकिन क्षार जहां टच करता है वहां नॉर्मलसी आ जाती है। जैसे बीमार होने यानी पाइल्स और फिस्टुला होने से पहले की सिचुएशन थी, उसी सिचुएशन पे पेशेंट पहुंच जाता है। सर, जिनको अर्श की भगंदर की समस्या है, उनका आहार विहार जो डेली रूटीन है वो किस प्रकार से होना चाहिए, किस प्रकार से अपने आहार विहार को मैनेज करके इससे क्योर कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम्स को, और ये फिर दोबारा ना हो, ये चीज़ कर सकते हैं? देखिए, इसके ऊपर दो धारणा बहुत साफ है। पहली ये कि आज के सामाजिक परिवेश में लोगों के भोजन का समय
भोजन के समय के लिए आपको दिनचर्या ऋतुचर्या दोनों का पालन करना पड़ेगा। जो फल सब्जी गर्मी के मौसम में आती है इनको सर्दी में ग्रहण नहीं करना, जिनको जो सर्दी में आती है इनको गर्मी में ग्रहण नहीं करना। इसको कहते हैं ऋतुचर्या, मौसम के अनुसार भोजन को ग्रहण करना। दिनचर्या की अगर मैं बात करूं तो नाश्ता आपका 9 बजे तक, दोपहर का खाना 3 बजे तक और रात्रि भोज 9 बजे तक। कभी ऐसा हो कि रात्रि आपको लेट भोजन करना पड़ रहा है तो लंच के मुकाबले 1/4 भोजन आप ग्रहण करें। पानी की मात्रा आपको मान के चले कि मिनिमम पानी आपको 2 से 3 लीटर पीना ही पीना है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब अगर मान लीजिए हमें इलाज करवा लिया आपने तो क्या दोबारा हमें पाइल्स हो जाएंगे? तो हम उनको कहते हैं कि जैसे एग्जांपल एक डायबिटीज का पेशेंट है, वो चीनी खाता है और कहे जी मेरी शुगर कम करके दिखाओ, तो पॉसिबल नहीं है। जिस प्रकार एक लिवर सिरोसिस का पेशेंट है, उसका लिवर खराब है, वो कहे जी मैं ड्रिंक करता रहूंगा मेरी लिवर नॉर्मल करके दिखाओ, वो पॉसिबल नहीं है। उसी प्रकार आपको जिन चीजों के लिए निदान बताया गया कि इन वजह से आपको पाइल्स होती है, वह चीजें तो आपको त्यागनी ही पड़ेंगी। आपके भोजन के अंदर मांस, मछली, जिसे कह सकते हैं नॉनवेज, फास्ट फूड, ये स्वाद अनुसार होना चाहिए, रोजमर्रा की जीवन अनुसार नहीं होना चाहिए। सलाद आपको अच्छी मात्रा में ग्रहण करना पड़ेगा क्योंकि फाइबर रिच डाइट ही मल को आराम से साफ करने में मदद करती है। प्रतिदिन आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे आपकी मस्कुलेचर स्ट्रेंथफुल रहे, डाइजेशन आपका अच्छा रहे। उसके उपरांत कभी ऐसा हुआ कि आपको रात्रि जागरण करना पड़ गया, रात भर जागना पड़ गया, तो सुबह जब आपको सोने का समय मिले तो पेट भर के भोजन करके ना सोए, हल्का भोजन कर ले, सो जाए, जब जागे तब उसके उपरांत भोज करें। क्योंकि जैसे आप भोजन करके सोते हो आपका डाइजेशन अच्छा नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन डेवलप होती है और जिसकी वजह से आपको पाइल्स डेवलपमेंट में फिर से तकलीफ आती ही आती है। सर आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, मतलब एक इंसान अगर मरने जा रहा है और भगवान को चैलेंज करेगी भगवान मैं मर रहा हूँ आप मुझे बचा के जाइए, बचा के दिखाइए, कुछ ये ऐसा एग्जांपल है। तो मतलब ये क्योरेबल हर चीज़ है, लेकिन अगर आप डॉक्टर्स के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं, प्रॉपर तरीके से आहार विहार अपना सही करते हैं, मेडिसिन टाइम से लेते हो तो पूरी तरह से क्योर हो सकता है। सर हमारे पास जो आपके किट्स हैं इनका क्या रोल और सर इनको किस प्रकार से पेशेंट ले सकते हैं? अगर किसी को ऑनलाइन परचेस करना है जी, जो पाइल्स केयर किट है, फिस्टुला केयर किट्स है, तो उनको कैसे वो परचेस कर सकते हैं आपके पास? सबसे पहले तो मैं ना किट के बारे में आपको बताना चाहूँगा। मार्केट में मैं किसी दवाई का नाम नहीं लूँगा। वात, पित्त, कफ और रक्त, ये 4 दोष से 4 अलग प्रकार के अर्श होते हैं। वात पित्त का उल्टा है, ऑपोजिट है, क्योंकि जो चीज वात को शांत करती है, गर्म, वो पित्त को बढ़ा देती है, जो पित्त को शांत करती है वो कफ को बढ़ा देती है। इसलिए चारों प्रकार के अर्शों में एक प्रकार की गोली कभी पहली बात तो कार्य करेगी नहीं। इसीलिए हमने यूजफुल इन वातज पित्त यानी वातज अर्श के हिसाब से, पित्तज अर्श के हिसाब से, रक्तज अर्श के हिसाब से और कफज अर्श के हिसाब से दवाइयों को अलग अलग डिवाइड किया। यानी वातज के जो लक्षण है उनकी दवाई अलग है, पित्त वालों की अलग है, कफ वालों की अलग है और रक्त वालों की अलग है। ये सारी दवाइयाँ ऑनलाइन अमेजन, फ्लिपकार्ट और हमारे कॉल सेंटर के माध्यम से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका नंबर और डिटेल आपको आ रही होगी। इसी प्रकार से हम फिस्टुला की बात करते हैं। फिस्टुला की मॉडर्न के अंदर कोई मेडिसिन नहीं है। अगर आप गूगल पे डालें तो आपको खून रोकने की दवाई है, दर्द ठीक करने की दवाई है, परंतु आपको पाइल्स की और फिस्टुला की स्पेसिफिक थेरेपी नहीं मिलेगी। वो स्पेसिफिक थेरेपी को जो हमारे बुक्स में मिलता है, चाहे वो चक्रदत्त की किताब हो, भाव प्रकाश निघंटु हो, चरक हो, वहां किताबों से बनाया गया